हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम बताने वाले हैं कि फैमिली में अपने से बड़ों का कितना चमत्कार होता है। उनके संगत में रह करके लोग क्या नहीं बन जाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करते हैं डॉक्टर रामपति चौधरी। हमारे बड़े पापा थे, बड़े पिताजी थे, जो करीब 100 सेंचुरी क्रॉस करने के बाद 5 फरवरी करीब 8 बजे उनका देहांत हुआ रात में। और उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही काम किए थे। बहुत नेक दिल थे। उनकी महानता ये थी कि वो कभी भी किसी से नाराज नहीं रहते थे, हमेशा हैप्पी मूड में रहते थे। चले उनका फैमिली ग्राउंड की बात करते हैं तो उनके पिताजी का नाम जीतन चौधरी था और वो लोग 3 भाई थे, श्री रामपति चौधरी, श्री बैजनाथ चौधरी और श्री कमल प्रसाद चौधरी। रामपति चौधरी के 2 लड़के हुए, रामवत, कन्हैया। 3 लड़कियां हुई, छैल, जानकी, हीरामुनि। उनके छोटे भाई बैजनाथ चौधरी के 5 सुपुत्र हुए और 4 सुपुत्री हुई। बड़ी सुपुत्री कलावती देवी, विमल देवी, प्रभावती देवी, उषा देवी। सुपुत्रों की बात करते हैं तो सुपुत्रों में जनार्दन चौधरी, राम सुरेश चौधरी, मिथिलेश चौधरी, राजेश चौधरी और कमलेश चौधरी। इसके बाद 3rd भाई का बात करते हैं, कमल प्रसाद। उनके भी 3 पुत्रियां हुई और 3 औलाद हुए। नंद जी, संतोष, ब्रजेश और उनकी बहनें दुर्गावती, पार्वती और प्रीति। इतने सारे फैमिली को में सबसे श्रेष्ठ बोलो तो डॉक्टर साहब ही थे। और ये बंदा जो आपके सामने YouTube पर आपको कुछ स्पीच दे रहा है, यहाँ पर स्पीच देने का क्रेडिट डॉक्टर श्री रामपति चौधरी को ही जाता है। मैं डॉक्टरी के साथ साथ वो स्टेज प्रोग्राम देते थे, नाटकों में पार्ट लेते थे। उनके संगत में रह करके मैंने भी नाटकीय रोल निभाया। कभी एडवोकेट का रोल दिलाया उन्होंने, कभी पुलिस इंस्पेक्टर का। आज भी वो रोल मेरे को याद है, लॉयर का। ऑर्डर मिस्टर राम सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि न्यायालय की आंखों में धूल नहीं झोंक सके। जब तक मिस्टर राम सिंह का खून हुआ है तब से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज सा बन गया है। मैं मिस्टर राम सिंह आपको ऑर्डर देता हूं, जब तक आप डाकू बाका सिंह को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, तब तक जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए धब्बा बना रहेगा। ऐसे ऐसे डायलॉग मार के हम लोग भी नाटकों में पार्ट लेते थे। आज वो डायलॉग याद आते हैं।
उसके सारा श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है, मेरे बड़े पिताजी को जाता है। वो छोटा सा मासूम मिथिलेश छोटे में हमको भैंसों के ऊपर बैठना बहुत मजा आता था। जब भैंस चलती थी तो लोग हमको बोलते थे चौधरी साहब नहीं है, ये यादव जी है, इसको गाय भैंसों में बहुत इंटरेस्ट है। स्कूल से आकर के गाय भैंस के ऊपर चढ़ जाना, उसके ऊपर ऐसा चलना बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद मेरे बड़े पापा ने स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। आज भी याद है, हमारे सर जी थे, मॉडर्न एज के हिसाब से उन्होंने उस स्कूल को, मिडिल स्कूल को इतना चेंजिंग किया। तो हमारे स्कूल में सारे टीचर जो थे बच्चों से पैर दबाते थे, गवर्नमेंट टीचर। उन्होंने आया सारे सब कुछ बंद किया और एवरी सैटरडे को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते थे और उसमें हम लोग को सिलेक्शन किया जाता है। वो आज भी वर्ड याद है सर जी का, किसी भी सभा को चलाने के लिए एक सभापति की आवश्यकता होती है। मैं इस सभा को चलाने के लिए मिस्टर मिथिलेश चौधरी को सिलेक्शन करता हूँ। दूसरे लोग को बोलते थे कि मैं इसे का सहायक मिस्टर सौ आदमी को चुनता हूँ, और वो कार्यक्रम चालू हो जाता था। क्या नाटकीय अंदाज होता था मेरे दोस्त। एक समय की बात है, इस एक बंदे का हम लोग नाम लिया था, लेकिन वो बोलता हमको गाने नहीं आता। तो टीचर ने बोला था कि तुमको गाने नहीं आता है तो रोने तो आता। और पूरे उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में टीचर ने इतना स्टिक लगाया, प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर, कि वो रोना शुरू किया। बोला कि देखो, अगर किसी को हंसने नहीं आता है, गाने नहीं आता है, पोएम नहीं आता है, तो रोना भी पड़ता है, रोना ही सीख लो फिर। तो मेरे दोस्त वो सारे दिन याद है। इसके बाद डेली कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्य में बोलना होता था। तो मैं बोलता था अपने आकर के बड़े पापा को। हमारे पिताजी बहुत डिसिप्लिन के कड़क थे, इसलिए हम उनके पास नहीं जा पाते थे। तो हम जो भी शेयर करना होता था तो श्रीराम पति चौधरी डॉक्टर साहब से करते थे। बड़े पापा ऐसा है, आज यहाँ पर कुछ बोलना है, तो बोलते थे तुम कविता हम बोलते हैं, तुम इसको याद कर लो और जाकर स्कूल में बोल देना। तो फर्स्ट उनका कविता था, गेट पर फाटक का और खेल में नाटक का और पंडित में पाठक का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उनकी कविताएं हमें याद कर रखती है। एक और कविता बोले थे, तुम याद कर लो कि पेड़ा न पापड़ी मोती चूर चाही, और मत मिलो भोजन बाकी खैनी जरूर चाही। दावत लोग हाथे पर मसूरी के पैर ऐसन, और ओठ हो लो के फूल जाता साइकिल के टायर ऐसन। और ना फटकाई तो मुंहों से फूक दी है, और ओठे तो दाबी के 1.5 किलो थूक दी है। तो तम्बाकू खाने वाले के ऊपर भी बनाए थे। और इस तरह से करते करते हम 6 क्लास तक हम कवि जी के नाम से जाने लगे। तो फाउंडर कौन था? डॉक्टर रामपति चौधरी थे। हमारे सारे अंदर से शर्म गुजरते चला गया, हटते चला गया, और मैं यहाँ तक कि मेरा ऑफर जो है बहुत दूर दूर तक आने लगा स्टेज प्रोग्राम के लिए। जैसे ही मैं 6 क्लास में हाई स्कूल चालू होता था, तो 6 क्लास में जैसे एंट्री किए, वो नाम हमारे नाम के साथ कवि जी गया, और वहाँ पे लोग हमारे से सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने लगे। और हमारे जो तिवारी सर थे और एक पंडित जी जो थे, तिवारी जी हिंदी पढ़ाते थे और पंडित जी जो थे संस्कृत पढ़ाते थे, और बीएन सिंह जो थे बायोलॉजी और केमिस्ट पढ़ाते थे। और इस तरह से एक बायोलॉजी टीचर थे, वो भी बहुत कड़क थे, वो बायोलॉजी पढ़ाते थे। और हमारे दास जी थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे। आज भी वो सारे सीनरी याद है। सब लोगों ने हमको बहुत इज्जत किया, रिस्पेक्ट दिया। और उस समय
जैसे हाई स्कूल में तो हमको कवियों का राजा कविराज के नाम से जाने जाने लगा। अब देखिए हमारे बड़े पापा जो थे हमारे प्रति कितना संवेदनशील थे, आज वो हमारे साथ नहीं रहे और हम लोग भी कितने बदनसीब हैं कि हम लोग भी उनके मौत में शरीक नहीं हो पाए। जिस तरह से एक स्टेशन से ट्रेन चल देती है तो किसी पैसेंजर के वेट नहीं करती है मेरे दोस्त, वैसे ही जिंदगी है, अपना लाइफ है। हम जो कब किसी मंजिल की तरफ चल देते हैं तो पीछे मुड़ के जाने में बहुत ही तकलीफ होती है। आज मिथिलेश चौधरी अपने ट्रैक पर इस तरह से चल चुका है कि उसको पीछे मुड़कर देखने के लिए समय नहीं है और उस परिवार को, उस गांव को देखने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि ट्रैक बदल चुका है, माहौल बदल चुके हैं, जिम्मेदारियां बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है। तो इस तरह से एक उस समय की हम बात करते हैं जब एक हम लोग गांव में, मैं और हमारे बड़े पापा जा रहे थे, वहां पे 40-45 साल का टीचर जो है ट्यूशन बोल रहा था। वो ट्यूशन को बोलते हुए हमारे अंदर आया। मैं बोला पापा जो है ये टीचर जो है पूरा गलती पढ़ा रहे बच्चों को। बोला तुमको कैसे मालूम? मैं बोला मैं इससे अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मेरा एज भी कम था और मैं 8th क्लास में ही पढ़ता था। देखिए मेरे बड़े पापा का मेरे ऊपर आगे बढ़ाने में कितना हाथ रहा। बोले कि क्या तुम पढ़ा सकते हो? मैं क्या बिल्कुल पढ़ा सकते हो। उस स्कूल में मेरा एंट्री करा दिया क्योंकि वहाँ के डॉक्टर थे उस गांव के तरफ एरिया का, और बोले आप मास्टर साहब जरा हट जाइए, इनको पढ़ाने दीजिए। मैं पढ़ाने लगा और हम 8th क्लास से ही बहुत फेमस हो गया। हिंदी का सब्जेक्ट चल रहा था। मैं बोला कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, और बिना डुलावे ना मिले जेव पंखा का पौन। विद्या और धन जो है बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिलता है। जैसे आपको गर्मी हो रही है तब कौन बोलता पंखा को ऐसा डुलाना पड़ता है। गांव में करंट नहीं रहते थे, स्विच ऑफ कर दो फैन चलने लगेगा। सारे गार्जियन, सारे पेरेंट्स एप्रिशिएट हो गए, इम्प्रेस हो गए मेरे से, और पूरे गांव में लोग मीटिंग कर दिए कि डॉक्टर साहब का जो लड़का है मिथिलेश चौधरी वो यहाँ पे ट्यूशन बोलेगा। मेरी एज 8th क्लास की थी। मेरे बड़ा पापा बोले कि क्या आप कर सकते हो? मैं बोला बिल्कुल कर सकता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मेरे दोस्त अपने स्कूल से आने के बाद फिर मैं जाके ट्यूशन बोलना शुरू किया, और उस समय से कविराज, और 8th क्लास में जाकर के मैं सर जी के नाम से जाने लगा। तो जितने भी उपलब्धियां थी एक कवि जी, कविराज की और सर जी की जो उपाधियां थी, मेरे बड़े पापा डॉक्टर श्रीराम पति चौधरी का ही देन था। आज वो हमारे दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार, उनके भाइयों में एक अगाध प्रेम हुआ करती थी। मैंने बचपन में करीब 15 साल तक वो लोग के बीच में रहा, 10th क्लास तक, लेकिन आपस में कभी भी भाइयों को अलग होते नहीं देखे। सोने से पहले हमेशा एक जगह इकट्ठा करके कुछ डिस्कशन करके फिर अपने अपने जगह पर जाके सो जाते थे। वो प्रेम आज के भाइयों में देखने को नहीं मिलता है, आज के परिवार में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे कर्णधार, ऐसे महापुरुष को हमारे तरफ से, हमारे समाज के तरफ से ढेर सारी उम्मीदें थी, और उस उम्मीदें को उन्होंने खरा उतरते रहा। तो हम ये प्रेयर करेंगे ऊपर वाले से कि आने वाले वक्त में किसी न किसी रूप में हमारे समाज में, हमारे परिवार में जरूर हाजिर हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है।
नमस्कार।